हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लॉन्ग रोड री शिक्षा पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा के अंदर संपूर्ण शिक्षण विधियों से संबंधित बात की थी। इसके अंदर हमने वाचन से शुरुआत की थी, जिसमें हमने वाचन का अलग अलग प्रकार पहली क्लास में देख लिए। उसके बाद हमने आदर्श वाचन का विस्तार से पिछली कक्षा में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुकरण वाचन। यानी क्या पढ़ेंगे? शेष और वाचन के दो भेद होते हैं, एक आदर्श वाचन, एक अनुकरण वाचन। तो हम आज पढ़ेंगे अनुकरण वाचन। यानी अनुकरण वाचन के अंदर पहले हम अनुकरण वाचन की विशेषता देखेंगे, फिर इनके अलग अलग दो भेद होते हैं, व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, सामूहिक अनुकरण वाचन। तो उसके बाद इनके भेदों की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी कक्षा संपूर्ण शिक्षण विधियां यानी 40 से 45 शिक्षण विधियां हम आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगी, जो रीट के लिए आपके एक वरदान साबित होगी। यानी रीट के समय आप 2 या 3 घंटे के अंदर इन संपूर्ण शिक्षण विधियों को आसानी से पढ़ सकते हो। तो आगे की हम बात करते हैं। तो देखिए अनुकरण वाचन, अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। यानी किसी चीज को हम नकल करते हैं, यानी उसके अनुसार हम किसी चीज को देख करके उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो उससे कहते हैं अनुकरण। और देखिए हम अपनी भाषा में कह सकते हैं देखा देखी करना, यानी किसी चीज को देख करके उसके अनुसार कार्य करना। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक कोई बड़ा व्यक्ति है, यानी जो कोई घर के अंदर बड़ा व्यक्ति है और एक छोटा बच्चा है, तो बड़ा व्यक्ति कोई चीज बना रहे हैं, तो छोटा बच्चा को जब भी मौका मिलेगा वो भी उसी प्रकार की चीज बनाने का प्रयास करे। जैसे हम पहले कपड़े की गेंद बनाते थे, किसकी? कपड़े की गेंद बनाते थे। बड़े जिस प्रकार उनको गेंद को बनाते थे, गूंथते थे, इसी प्रकार छोटे बच्चे भी उसे गूंथने का प्रयास करते थे। देखिए हम आगे की बात करते हैं। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। आगे इन विशेषताओं की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने पहले क्या यह सारी विशेषता लिख ली। इसके बाद हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। अच्छे अच्छे फैक्ट आपको इन शिक्षण विधियों के अंदर मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ये मैं वादा करता हूँ, किसी किताब के अंदर आप जाके देख लीजिए, आपको इतनी चीजें इकट्ठी नहीं मिलेगी। किसी के अंदर 2-4 मिल जाएगी, उसके बाद कोई दूसरी किताब आप देखोगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ यहाँ से पढ़ लीजिए, आपके रीड के अंदर ये वरदान साबित होगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले अनुकरण वाचन की विशेषता की। तो देखिए अनुकरण वाचन में क्या होता है? अध्यापक द्वारा पाठ का वाचन विद्यार्थी सशक्त रूप से दोहराएंगे। यानी अध्यापक क्या करता है? पाठ का वाचन कर रहा है और विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? यानी सशक्त रूप से, यानी तुरंत उस चीज का क्या करते हैं? वापस उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप शिक्षण विधियां पढ़ते हो तो इस प्रकार पढ़ो कि मैं स्वयं अध्यापक हूं और बच्चों को पढ़ा रहा हूं। यानी शिक्षण विधियों का मतलब भी यही होता है कि बच्चों को हम किस प्रकार पढ़ाते हैं। तो दोस्तों अध्यापक द्वारा पाठ का वाचन, यानी अध्यापक क्या करता है? पाठ का वाचन करता है और बच्चे क्या करेंगे? उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस उसको उच्चारण करेंगे। जिस प्रकार देखिए हम कक्षा 1 और 2 के अंदर जब हम छोटे बच्चों को ABCD या कैकड़े सिखाते हैं, तो अध्यापक पहले क्या बोलता है? के बोलता है, तो बच्चे भी पीछे के बोलते हैं। अध्यापक ए बोलता है, तुरंत प्रभाव से बच्चे क्या करते हैं? ए बोलता है। तो यह होता है हमारा अनुकरण वाचन। यानी बच्चे अनुकरण करते हैं, यानी उसे ग्रहण करते हैं, फिर उसको वापस उसका वाचन करते हैं। आगे की बात हम करते हैं दोस्तों। तो देखिए प्रारंभिक अवस्था में अनुकरण वाचन सर्वाधिक आवश्यक है। यानी प्रारंभिक अवस्था, यानी प्रारंभिक अवस्था की बात करते हैं तो 7 या 8 वर्ष तक क्या होता है? 7 या 8 वर्ष तक हर चीज को बच्चा किससे सीखता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जो भाषा वो बोलता है वो भी अनुकरण के माध्यम से सीखता है। देखिए इस आपके क्षेत्र की भाषा अलग है, हमारे क्षेत्र की भाषा अलग है, इसलिए बात हम करते हैं क्योंकि वो किसके प्रभाव से है? जिस क्षेत्र की भाषा है उसी क्षेत्र की भाषा को बच्चा क्या किसके माध्यम से? अनुकरण के माध्यम से ग्रहण करता है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्था के अंदर हर चीज को क्या करता है बच्चा? अनुकरण के माध्यम से ग्रहण करता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था के अंदर अनुकरण वाचन सर्वाधिक आवश्यक है। आगे की हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है? संकोची विद्यार्थी भी वाचन में सक्रिय तथा सही उच्चारण का अभ्यास होता है। यानी जो कोई संकोची विद्यार्थी है, यानी कक्षा के अंदर हम देखते हैं कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम बोलते हैं, बिल्कुल न के बराबर बोलते हैं,
उनको अगर 2 बार आप जवाब उनसे मांगोगे तो वो 1 बार देंगे। तो इस प्रकार के जो विद्यार्थी होते हैं वो अनुकरण वाचन के अंदर सक्रिय हो जाते हैं। वो अन्य बच्चों के साथ साथ बोलना प्रारंभ करें। जब हम एबीसीडी बोल रहे हैं तो सारे बच्चे बोल रहे हैं, वो सोचेगा कि हमारी आवाज अलग से पहचानी नहीं जा सकती, इसलिए वो भी क्या करता है, सक्रिय होकर पढ़ना शुरू कर देता है। यानी अनुकरण वाचन के अंदर संकोची विद्यार्थी भी क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं तो उच्चारण का अभ्यास होता है। यानी जब अध्यापक शुद्ध उच्चारण करेंगे तो बच्चे उन शुद्ध उच्चारण को ग्रहण करेंगे, उसके बाद वे भी क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण उच्चारित करेंगे। तो उसका क्या होगा, उच्चारण का अभ्यास होगा, यानी वो स्पष्ट शब्दों में उच्चारण कर पाएंगे। आगे की बात हम करते हैं तो देखिए प्रारंभिक कक्षा यानी कक्षा 1 और 2 के लिए विशेष बल देना चाहिए। यानी ये क्या कहते हैं कि अनुकरण वाचन का विशेष बल कब देना चाहिए, जब कक्षा 1 और 2 हो, यानी प्रारंभिक कक्षा के अंदर। कक्षा 1 और 2 के अंदर देखिए दोस्तों, हम अनुकरण वाचन के बिना पढ़ा भी नहीं सकते हैं। हर चीज, चाहे केकड़े हो, चाहे एबीसीडी हो, चाहे ए आ, कोई भी चीज हो, बारकड़ी हो, सब हम किसके माध्यम से पढ़ाते हैं, अनुकरण वाचन के माध्यम से पढ़ाते हैं। आगे की बात हम करते हैं, कक्षा 3 से कम करना चाहिए। जब बच्चा कक्षा 3 के अंदर आ जाता है तो वहां अनुकरण वाचन कम कर देना चाहिए। उसके बाद उसके लिए मौन वाचन की शुरुआत कर देनी चाहिए। यानी कक्षा 3 से अनुकरण वाचन कम करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि उच्च कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं, यानी ये उच्च कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं। कक्षा 5 तक तो हम कह सकते हैं कि अनुकरण वाचन उपयुक्त है, उसके बाद अनुकरण वाचन उपयुक्त नहीं। क्यों उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसलिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों, क्योंकि उच्च कक्षा के लिए इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि उच्च कक्षा के अंदर अनुकरण वाचन से हम संपूर्ण चीज को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उनका सिलेबस हम सिर्फ अनुकरण वाचन से नहीं करवा सकते हैं। इसलिए उच्च कक्षा के अंदर यह अनुकरण वाचन उपयुक्त नहीं है। बच्चों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। देखिए दोस्तों, अनुकरण वाचन से क्या होता है, बच्चों के अंदर स्वाध्याय आदत का विकास होता है। देखिए एक बच्चा है जो कक्षा के अंदर अनुकरण वाचन करता है, यानी हम देख सकते हैं एबीसीडी का अनुकरण वाचन करता है। यानी अध्यापक आगे एबीसीडी बोल रहा है और पीछे बच्चे बोल रहे हैं, तो घर जाकर भी क्या करेगा, वो उसी प्रकार ए बी सी डी इस प्रकार वो बोलेगा। तो उसके अंदर क्या होगा, स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप पढ़ने की आदत का विकास होगा। आगे हम दोस्तों, ये थी अनुकरण वाचन की मुख्य बातें। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हम एक अनुकरण विधि भी पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सब चीजें और भी पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अनुकरण वाचन की बातें थी। अब अनुकरण वाचन का एक भेद था, कौन सा भेद, एक भेद था व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, यानी 2 भेद थे, एक व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, एक सामूहिक अनुकरण या समवेत अनुकरण वाचन। तो हम अनुकरण वाचन का पहला भेद पढ़ते हैं, तो उनका नाम है व्यक्तिगत अनुकरण वाचन। व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, यह अनुकरण आधा लिखा हुआ है, समझ जाइए आप। यानी व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, यानी दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, व्यक्तिगत अनुकरण वाचन के अंदर एक विद्यार्थी खड़ा होता है कक्षा के अंदर और वो स्वर के साथ यानी जोर जोर से बोल करके उस पाठ का वाचन करता है। यानी ये पहली विशेषता हमारी है। छात्र द्वारा कक्षा में खड़ा होकर शेष स्वर वाचन, यानी एक छात्र कक्षा के अंदर खड़ा होता है और खड़ा होकर के क्या करता है, यानी शेष स्वर वाचन, यानी शेष स्वर का मतलब होता है स्वर के साथ जोर जोर से बोल करके उस पाठ का वाचन करता है। यानी यही होता है व्यक्तिगत अनुकरण वाचन। और सामूहिक अनुकरण वाचन में क्या होता है दोस्तों, इन दोनों चीजों को हम साथ में पढ़ेंगे। एक होता है 2 नंबर, कौन सा है हमारा, सामूहिक। इसके अंदर कोई ज्यादा चीज ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ अनुकरण वाचन के 2 भेद याद रखने हैं और इनके थोड़ी बहुत विशेषता याद रखनी है। यानी सामूहिक अनुकरण वाचन के अंदर क्या होता है, 3 या 4 के ग्रुप हो सकता है, या संपूर्ण कक्षा हो सकती है। क्या हो सकती है, संपूर्ण कक्षा एक साथ वाचन करती है। यानी इसके अंदर क्या होता है,
एक पाठ का संपूर्ण कक्षा क्या करती है, 6 स्वर यानी स्वर के साथ वाचन करती है, यानी जोर जोर से बोल करके पूरे पाठ का पूरी कक्षा अगर उसका वाचन कर रही है तो वहां क्या हो रहा है, सामूहिक वाचन। अगर एक विद्यार्थी खड़ा होकर के पढ़ रहा है तो वहां क्या होगा, व्यक्तिगत अनुकरण वाचन। यानी अब हम इसके अंदर तो दोस्तों इतनी बात है, ये सामूहिक वाचन के अंदर आगे बात करते हैं हम इसकी विशेषता, व्यक्तिगत अनुकरण वाचन। यानी व्यक्तिगत अनुकरण वाचन से क्या क्या हो सकता है, तो इससे क्या होता है, अभिव्यक्ति क्षमता तथा उच्चारण कौशल का विकास। इसे दोस्तों बच्चों के अंदर क्या होगी, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होगा। अभिव्यक्ति क्षमता का मतलब बोलने की क्षमता का विकास होगा। अगर एक बच्चा खड़ा होकर के 30 से 40 की कक्षा है, उसके अंदर अगर वो बोल सकता है तो वो कहीं भी जाएगा, किसी भी सभा के अंदर, किसी भी मंच के ऊपर जाएगा तो वो आसानी से बोल सकता है। इसलिए उसके अंदर क्या है, अभिव्यक्ति क्षमता यानी बोलने की क्षमता का विकास होगा। आगे क्या होगा, उच्चारण कौशल का विकास होगा। अब वो अगर कक्षा के अंदर अध्यापक खड़ा है और अन्य विद्यार्थी भी बैठे हैं तो वो क्या करेगा, उसका शुद्ध उच्चारण करेगा। शुद्ध उच्चारण करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, उच्चारण करने का कौशल का विकास होगा। आगे हम देखते हैं तो उच्चारण संबंधी अशुद्धियां होना स्वाभाविक है। यानी अगर वो व्यक्तिगत अनुकरण वाचन छात्र कर रहा है तो उसके अंदर उच्चारण से संबंधित त्रुटियां यानी अशुद्धियां होना क्या है, स्वाभाविक चीज है। ये तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो अशुद्धियां होना तो एक क्या है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यानी त्रुटियां होगी, वहां पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, उस छात्र का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। यानी ये उस छात्र का क्या नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उसे उच्चारण बताना चाहिए। यानी जब वो वाचन करता है उसके बाद उसे उस शब्द का उच्चारण बताना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यानी वहां ऑप्शन आ जाते हैं कि एक विद्यार्थी है जो उच्चारण कक्षा के अंदर वाचन करते समय उच्चारण से संबंधित अशुद्धि करता है, तो निम्न में से कौन सा उसके लिए सही है या गलत है पूछ लेते हैं। तो वहां पूछते हैं उपहास उड़ाना चाहिए या उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उच्चारण बताना चाहिए या उच्चारण नहीं बताना चाहिए, इस प्रकार ऑप्शन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आगे हम बात करते हैं शुद्ध उच्चारण के उपाय। अगर एक विद्यार्थी कक्षा के अंदर अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसके लिए शुद्ध उच्चारण करने के लिए उपाय क्या है, तो उपाय हम बता 3 प्रकार से हम उसका शुद्ध उच्चारण करवा सकते हैं। यानी उन्होंने अशुद्ध उच्चारण किया तो उनका शुद्ध उच्चारण 3 प्रकार से करवा सकते हैं। किस प्रकार, एक तो उस विद्यार्थी स्वयं को बोलेंगे कि आप खुद इसका सही उच्चारण करो, वो उच्चारण करने का प्रयास करेगा तो इससे वो सीख सकता है। या फिर अन्य विद्यार्थी जिनका शुद्ध उच्चारण है उनको बोलेंगे कि इनको बताइए कि इस शब्द का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। या फिर 3 नंबर में क्या करेगा, अध्यापक स्वयं उसका उच्चारण करके बताएगा कि इस शब्द का उच्चारण इस प्रकार होता है। तो दोस्तों ये थी हमारे व्यक्तिगत अनुकरण वाचन और सामूहिक अनुकरण वाचन। तो आगे की हम दोस्तों बात करते हैं, ये हमारा अनुकरण वाचन कंप्लीट हुआ, यानी 6 स्वर वाचन संपूर्ण कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं वाचन के 2 भेद होते हैं, एक तो 6 स्वर वाचन जिसे हमें पढ़ लिया, और आगे की बात करते हैं हमें मौन वाचन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, मौन वाचन की बात करते हैं। मौन वाचन देखिए दोस्तों, मौन वाचन क्या होता है, इसके अंदर मौन वाचन के अंदर क्या होता है दोस्तों, मौन वाचन में बच्चा क्या करता है, मन ही मन के अंदर पढ़ता है, न कि जोर जोर से बोल करके पढ़ता है। मन ही मन के अंदर पढ़ता है, और पढ़ता किस प्रकार है, उस चीज को पढ़ता भी है और उसका भावार्थ भी ग्रहण करता है। यानी उस चीज को अंदर क्या भाव दिया हुआ है वो भी ग्रहण करता है। लेकिन 6 स्वर वाचन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भावार्थ हम ग्रहण नहीं करते हैं, सिर्फ बोलने की क्षमता का विकास करते हैं, उसका उच्चारण शुद्ध करने का प्रयास करते हैं और लय, गति, ताल आदि का ज्ञान करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, मौन वाचन करता विद्यार्थी स्वयं है और स्वयं करता है, और उसके जिस पाठ का वो मौन वाचन कर रहा है उसका संपूर्ण भावार्थ भी वो ग्रहण करेगा, तब जाकर के मौन वाचन एक सार्थक सिद्ध होगा। तो आगे मौन वाचन की हम विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताओं की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ आइए कि मौन वाचन क्या करता है, यांत्रिक
पक्ष पर बल न देकर बौद्धिक पक्ष पर बल देता। यानी दोस्तों यहाँ क्या होता है कि मौन वाचन क्या करता है, यांत्रिक पक्ष पर बल नहीं देकर के बौद्धिक पक्ष पर बल देता है। यानी उसके अंदर शेष वाचन के सिर्फ यांत्रिक यानी उच्चारण को शुद्ध करना था और लय गति का ज्ञान करवाना था, इन यांत्रिक पक्ष पर बल दिया गया था। लेकिन यहाँ बौद्धिक पक्ष पर भी बल दिया जाता है। मौन वाचन के अंदर क्या होता है, बौद्धिक पक्ष, बौद्धिक मतलब बुद्धि का प्रयोग होता है या मानसिक क्षमता का प्रयोग किया जाता है। यानी एक बच्चा है स्वयं मौन वाचन करेगा तो मौन वाचन करेगा और उसके भावार्थ को खुद ग्रहण करेगा तो वो खुद क्रियाशील होगा, यानी वो प्रैक्टिकली रूप से काम कर रहा है, यानी सारी चीज खुद समझ रहा है या अध्यापक नहीं समझा रहा। लेकिन सहज और वाचन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ यांत्रिक पक्ष पर बल दिया जाता है, यानी सिर्फ वाचन पर बल दिया जाता है कि उच्चारण शुद्ध किस प्रकार हो रहा है, लय गति किस प्रकार की है, आरोह अवरोह किस प्रकार के है। ये चीजें हम पहले पढ़ी थी, इन चीजों के बारे में बात होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, भावार्थ को ग्रहण किया जाता है, यानी उस पाठ के अर्थ को ग्रहण किया जाता है, उनके भाव को समझा जाता है। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है, ये बात आगे की हम दोस्तों बात करते हैं तो ये वाचन ये वाचन का उच्च स्तर है, उच्च स्तर है। यानी ये वाचन का क्या है, उच्च स्तर है दोस्तों, निम्न स्तर नहीं है। ये वाचन का क्या है, उच्च स्तर है। लेकिन शेष और वाचन क्या है, निम्न स्तर है। आगे की हम दोस्तों बात करते हैं विशेषताओं की, तो इससे क्या होता है, वाचन की गति बढ़ जाती है, यानी वाचन की गति बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मौन वाचन कर रहे हैं तो हम वाचन की गति हमारी बढ़ जाती है। यानी एक तो हम जोर जोर से बोल करके पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर हम धीमे पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम मन ही मन के अंदर यानी मौन वाचन करेंगे तो उसके अंदर क्या होगी कि वाचन की गति बढ़ जाती है। ये विशेषता दोस्तों कई बार पूछी गई है, यानी ये विशेषता रीट और अन्य एग्जामों के अंदर कई बार पूछी गई है कि वाचन से क्या होता है, गति बढ़ जाती है। यानी मौन वाचन से क्या होता है, वाचन की गति बढ़ जाती है, यानी हमारे पढ़ने की गति बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो आगे की विशेषताओं की बात करते हैं तो मौन वाचन क्या होना चाहिए, मौन वाचन पहले पढ़ी सामग्री का होना चाहिए। यानी दोस्तों मौन वाचन क्या होना चाहिए, मौन वाचन पहले पढ़ी सामग्री का होना चाहिए। यानी हमें पहले कोई सामग्री को जिस सामग्री को पढ़ लिया है उन सामग्री का ही मौन वाचन होना चाहिए, अन्यथा हमें उसका भावार्थ समझ नहीं पाएंगे। यानी हम पहली बार अगर मौन वाचन शुरू कर दिया तो हम उसका भावार्थ समझ नहीं पाएंगे। जब भावार्थ समझ नहीं आता है यानी बौद्धिक पक्ष पर बल नहीं जाता है, तब तक हमारा मौन वाचन सार्थक नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होना चाहिए, पढ़ी हुई सामग्री होनी चाहिए, उसके क्या होना चाहिए, मौन वाचन होना चाहिए। आगे की हम बात करते हैं तो मौन वाचन क्या होना चाहिए, मौन वाचन आदर्श वाचन से पहले नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, आदर्श वाचन से पहले नहीं, यानी मौन वाचन क्या नहीं होना चाहिए, आदर्श वाचन से पहले नहीं होना चाहिए। यानी अध्यापक को क्या करना चाहिए, पहले स्वयं उस पाठ का आदर्श वाचन करना चाहिए, यानी स्वर के साथ विद्यार्थियों को उसका वाचन बताना चाहिए। उसके बाद विद्यार्थियों को बोलना चाहिए कि आप मौन वाचन कीजिए। दोस्तों ये थी 4 विशेषता। इसके बाद आगे की विशेषता की हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, यानी उचित समय बात करते हैं। उचित समय यानी मौन वाचन के लिए
उचित समय क्या होना चाहिए, यानी इस मौन वाचन को करने के लिए हमारा उचित समय कितना होना चाहिए, यानी किस कक्षा के अंदर कितना होना चाहिए। तो हम कहते हैं एक व कक्षा 1 व 2 में विशेष बल, यानी अगर नहीं कक्षा 1 व 2 के अंदर में शेष और वाचन, यानी दोस्तों कक्षा 1 और 2 के अंदर क्या करना चाहिए, शेष और वाचन करना चाहिए। यहाँ मौन वाचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ मौन वाचन बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको तो मौन वाचन अभी तक उन्होंने वाचन की भी शुरुआत नहीं की, तो वो मौन वाचन कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए कक्षा 1 और 2 में क्या करना चाहिए, शेष और वाचन पर बल देना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके उचित समय की। तो प्राथमिक यानी हम पहले बात कर लेते हैं मौन वाचन प्रारंभ कब किया जाता है। यानी मौन वाचन का प्रारंभ, यानी मौन वाचन का प्रारंभ होना चाहिए कक्षा 3 से। कहां से होना चाहिए, कक्षा 3 से। यानी हम मौन वाचन का प्रारंभ कहां से करेंगे, कक्षा 3 के लिए। कक्षा 1 व 2 के लिए तो शेष और वाचन उपयुक्त है, और हम प्रारंभ करेंगे मौन वाचन का कक्षा 3 से करेंगे। और एक बाइन नाम का व्यक्ति था, जिन्होंने क्या कहा, यह शिक्षण विधियों से संबंधित था। बाइन ने क्या कहा था कि कक्षा 8 से शुरुआत करनी चाहिए। कितनी कक्षा से, कक्षा 8 से मौन वाचन की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाइन के अनुसार मौन वाचन की शुरुआत कब करनी चाहिए, तो कक्षा 8 के अनुसार करनी चाहिए। और सीधा पूछ ले कि मौन वाचन की शुरुआत कब करनी चाहिए, तो वहां आपको करना है कि कक्षा 3 से करनी चाहिए। तो दोस्तों हम आगे की बात करते हैं उचित समय की। तो प्राथमिक कक्षा, यानी प्राथमिक कक्षा के अंदर कितने समय के लिए करना चाहिए, 3 मिनट। यानी प्राथमिक कक्षा में कितना मिनट मौन वाचन करना चाहिए, 3 मिनट करना चाहिए। और उच्च प्राथमिक कक्षा में कितना मिनट का मौन वाचन करना चाहिए, 4 से 5 मिनट का मौन वाचन करना चाहिए। और उच्च कक्षा में क्या करना चाहिए, उच्च कक्षा के लिए क्या समय है, 10 मिनट तक मौन वाचन करना चाहिए। यानी दोस्तों प्राथमिक कक्षा में कक्षा 3 तक 3 मिनट तक मौन वाचन करना चाहिए, उच्च कक्षा में 4 या 5 मिनट तक, और उच्च कक्षा में 10 मिनट तक, और उच्च प्राथमिक कक्षा में 4 या 5 मिनट तक मौन वाचन करना चाहिए। ये थी हमारी आज की क्लास। इसके बाद हम आगे मौन वाचन की मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे, फिर हम व्याख्या की बात करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही शानदार चीजें आपको उपलब्ध होगी, बेहतरीन आपको ट्रिक उपलब्ध होगी, और बेहतरीन आपको फैक्ट उपलब्ध होंगे। दोस्तों धन्यवाद।